शाहबाज जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। मुल्क के टूटने पर सियासी इख्तलाफात थे, कौन जिम्मेदार है इसका? माफी चाहता हूं, मैं आपके बराबर का शरीफ हूं। तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। हम फौरी तौर पर एक बाकायदा मुस्तकिल आइन नहीं बना सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप ये वीडियो देखिए फिर इस पर बात करते हैं। किस्म की बातें हमें यहाँ पहुंची तो मैंने उस वक्त इसी फ्लोर पे ये अर्ज किया था कि ये एक आईनी तरमीम होगी और आईनी तरमीम का मौजू शख्सियात हैं। असल में झगड़ा शख्सियात के हवाले से है कि अगर एक जज है तो उससे हुक्मरान पार्टी घबरा रही है, अगर दूसरा जज है तो उससे हिज़्ब इख्तिलाफ की जमात जो है वो घबरा रही है, और एक की कोशिश ये है कि फलां जज हो, दूसरा कहता है कि फलां जज हो। इस चीज़ में एक मसला फंस गया था जिसके लिए मैंने अर्ज किया था कि आईनी तरमीम को शख्सियात के तनाज़े में यरगमाल न बनाया जाए बल्कि आईनी इस्लाहात लाई जाए बाकायदा तौर पर, और मुल्क के आज़ादी निज़ाम को ठीक किया जाए। हम ज़रा आइन की भी तारीख देख लें और हम ज़रा आईनी तरामीम की भी तारीख ले लेते हैं। मैं उन मुतनाज़ा तरामीम की बात नहीं करता जो किसी ने या अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर करा दिए या किसी डिक्टेटर ने करा दिए। मैं उन मिसालों को मद्देनजर रखूंगा जो हमारे लिए आइडियल हो सकते हैं। आइन बन रहा था, उस वक्त का सियासी माहौल क्या था? मुल्क टूट चुका था। मुल्क के टूटने पर सियासी इख्तलाफात थे, कौन जिम्मेदार है इसका? और ये कोई मामूली हादसा नहीं था। हम फौरी तौर पर एक बाकायदा मुस्तकिल आइन नहीं बना सके। मैं आज फिर यह कहना चाहता हूं कि हमें अपना मुहासबा करना चाहिए, इस पार्लियामेंट को अपना मुहासबा करना चाहिए, इस ऐवान को अपना मुहासबा करना चाहिए, और ज़ुआमाए कौम जो इसके पहले मेरे साथ इजलासों में इकट्ठे बैठते रहे हैं और जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से लेकर आज तक हम मुसलसल जद्दोजहद में एक दूसरे के साथ रहे हैं। मैं उनके सामने ये सवाल रखता था कि जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से हम जमहूरियत की बात करते हैं, जमहूरियत की जंग लड़ते हैं, जमहूरियत को ताकतवर बनाते हैं, लेकिन अमलन आमिराना क़ुव्वतें मजबूत हुई हैं और जमहूरियत कमज़ोर हुई है। क्या बतौर एक सियासी कारकुन के हमने एक दिन इस पर गौर करना है? इस आइन के तरमीम के हवाले से पहले मसौदा और आज जिस जगह पर वो पहुँच रहा है, इसमें फ़र्क खुद वाज़ेह है और उस पर हर शख्स खुद तबसरा कर सकता है। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उस पर तबसरे करूँ। और जब इसको हक़ में शक्ल दी गई तो ये 22 क्लाज़ेस का एक तरमीमी बिल बना है। ये कांट छांट ये नज़रियाती बुनियादों पर हुई। ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद थीं कि जिसमें हम जमहूरी लोग, पार्लिमानी लोग जमहूरियत को मुस्तहकम करने के दावे के साथ जमहूरियत का कत्ल कर रहे थे। माफी चाहता हूं, मैं आपके बराबर का शरीफ हूं। खताएं अगर हमारी हैं वो ऐसी नहीं है कि हम एक दूसरे को इल्जाम देते रहें। आज अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथी शिकायत कर रहे हैं, उनका लीडर जेल में इस हालत में है, और चूंकि कल ही आप मुलाकात कर चुके हैं, मुलाकात करके भी आए हैं, तो उस मुलाकात की फौरी खबर जो उनकी तरफ से आई वो वाकई काबिल कबूल नहीं हो सकती। जलसे इज्तिमाआत वो एक जमहूरी हुकूक हैं। अगर जमहूरी हुकूक में के दायरे में कोई फैसला करता है, जलसा करता है, उसको जलसे का हक है। लेकिन मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब पर जुल्म होता है, आसिफ अली जरदारी साहब और उनकी बहन के साथ, उनकी जमात के सीनियर्स के साथ ज्यादती और जुल्म होता है, और मैं उनके साथ शाना बशाना खड़ा हूं, उनके खिलाफ होने वाले हर कदम पर मैंने फ्रंट लाइन पर लड़ाई लड़ी है। अगर मैं उस वक्त आपके ऊपर होने वाले मजालिम में आपके शाना बशाना था तो मैं आज भी इमरान खान पर होने वाली सख्तियों की मजम्मत करूंगा। इसमें कोई शक नहीं है कि ऐसे हालात पैदा किए गए कि अपोजिशन तकसीम हो जाए, लेकिन मैंने ना हुकूमत और अपोजिशन को तकसीम होने दिया है, और ना अपोजिशन को आपस में तकसीम होने दिया है, और ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को आपस में तकसीम होने दिया है। मैंने पीपल्स पार्टी से भी, बल्कि हुकूमत से भी दरख्वास्त की थी कि आप ये मसौदा शंघाई कोऑपरेशन कॉन्फ्रेंस के बाद करें। मैंने पीटीआई से भी दरख्वास्त की थी कि इन दिनों में आप किसी किस्म का कोई मुजाहरा ना करें। क्यों? बाहर से मेहमान आ रहे हैं। मेहमान वैसे भी काबिल कदर होता है। घर में भी अगर भाइयों के अंदर और अजीज़ों के अंदर में थोड़ी सी कोई खलश होती भी है तो भी जब मेहमान आता है तो वो मिलकर उसकी खिदमत करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो फिर घर के दाखिली इख्तलाफात और नाराज़गियाँ भूल जाते हैं। इन कावशों से और इन तब्दीलियों से इस आईनी तरमीम का जो मफहूम और उसका तसव्वुर था वो मुकम्मल तब्दील हो गया। इब्तिदाई मसौदे का तसव्वुर बिल्कुल मुख्तलिफ था
اور اب جو چیز ہم پاس کر رہے ہیں اس کا تصور اس سے بالکل مختلف ہے، اور اس صورت میں ہمیں کسی قیمت پر قابل قبول نہیں تھا، اور آج ہم متفقہ طور پر اس کو دستاویز بنا کر اسمبلی سے پاس کرانا چاہتے ہیں، پارلیمنٹ سے پاس کرانا چاہتے ہیں۔ آج بھی ایک بات کہنا چاہتے ہیں کہ عدالت کی تشکیل کے حوالے سے ہر چند کہ میں نے ایک آئینی عدالت کی بات کی تھی، لیکن جتنا بھی ہم نے محنت کی اور کوشش کی اور مختلف سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کی، اس تصور پر اتفاق نہیں آ رہا تھا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ آئیڈیل ہے، اس طرح ہونا چاہیے، میں آج بھی اس نظریے کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا ہوں۔ دیکھیے یہ جمہوریت ہے، انقلاب نہیں۔ انقلاب میں آپ یک لخت نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن جمہوریت میں آپ تدریجی اصلاحات کی طرف جاتے ہیں، تدریجی طور پر آپ اصلاحات لاتے ہیں۔ اس میں جن چیزوں کے ہم کافی عرصے سے اس قابل نہیں تھے کہ کر سکیں، آج ہم بڑی مشکل سے وہاں پہنچے ہیں کہ جو ہم نہیں کر سکتے تھے آج ہم کر پا رہے ہیں۔ فیصلہ دے رہی ہے کہ 2028 کے بعد ملک کے اندر ہر طرح کے سودی کاروبار اور معاملات یہ ممنوع ہوں گے اور کاروبار سے باہر ہوں گے۔ سوال پیدا ہوا کہ جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ اسلام پاکستان کا مملکتی مذہب ہوگا، جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے تابع ہوں گے، جب ہم نے آئین میں کہہ دیا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق قانون، اب یہاں پر تو مسلکی اختلافات ہیں، مذہبی اختلافات ہیں، کس فرقے کے قواعد و ضوابط اور ان کے فقہ کے تابع قانون بنے گا؟ تو یہ ایک کونسل بنائی گئی جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کی نمائندگی، ماہرین قانون و آئین، ریٹائرڈ ججز اس کے رکن بنے۔ لیکن آج 2024 تک سن 73 میں بنے ہوئے اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر جو کہ مکمل ہو چکے ہیں، ایک قانون سازی بھی نہیں ہوئی، ایک قانون سازی بھی۔ کیا یہ ہم سب کے لیے باعث شرم بات نہیں ہے؟ یہ ملک جمہوری ہے، یہ آمرانہ نہیں ہے، یہاں آمریت نہیں چلے گی۔ تو ایک مذہبی ملک ہے، اسلام اس کا مذہب ہے، اور دوسرا یہ جمہوری ملک ہے، یہاں پر کوئی آمریت نہیں ہوگی۔ جمہوریت کا لفظ یہ آمریت کی نفی کرتا ہے۔ اور تیسری چیز ہمارا وفاقی نظام ہے کہ ایک وفاق کے نیچے 4 وحدتیں ہیں، مزید بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس میں آئینی ترمیم کرنی ہوگی۔ تو یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے کہ ہم ایک وفاقی نظام رکھتے ہیں اور ہم کسی ون نوٹ کو تسلیم نہیں کریں گے۔ ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی، مولانا فضل الرحمان نے حکومت کی آنکھیں کھول کے رکھ دی اور کہا کہ یہاں پر آمرانہ سوچ والے لوگ نہیں چل سکتے، بلکہ اس ملک کے اندر جمہوریت چلے گی۔ آئین کے اندر جس طرح یہ لوگ ترمیم کروانا چاہتے تھے، اس طرح ملک کے اندر ایک طرح سے مارشل لا کا آغاز ہونا تھا، جس طرح کی ترمیم یہ لے کر آ رہے تھے، لیکن ہم نے بیچ میں پڑھ کے وہ سارا معاملہ ایک سائیڈ پہ کیا۔ عمران خان کے ساتھ جو کچھ اس کی پارٹی کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، اس کو کسی طور پر ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر اسی طرح چلتا رہا تو یہ ملک کے لوگ ان کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔